हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइए। आप सभी लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज आप लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। इम्पोर्टेंट इतिहास का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं, टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसीलिए आज का क्लास आप लोग शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है। आज का क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसीलिए आज का क्लास आप लोग शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न पर। चलिए चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पर। पहले नंबर प्रश्न में लिखा है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है सोना का, सी ऑप्शन चांदी का, डी ऑप्शन है तांबा का। तो देखिए प्यारे साथियों, आप लोगों से पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का खोज नहीं हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है। ये लोहे का खोज सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ए लगा देना है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना का खोज था, चांदी का था, तांबा का था, देखिए लोहा का खोज नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर ए लगा देना है आप लोग को, ए आंसर। चलिए चलते हैं अगले नौ प्रश्न पर। अगले नौ प्रश्न लिखा है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? ए ऑप्शन है जिन्होंने, बी ऑप्शन है चौधरी रहमत अली ने, सी ऑप्शन है इकबाल ने, डी ऑप्शन है लियाकत अली ने। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो पाकिस्तान शब्द जो दिए थे चौधरी रहमत अली ने दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को लगा देना है। करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले नौ प्रश्न पर। अगले नौ प्रश्न में लिखा है, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? ए ऑप्शन है 1902 में, बी ऑप्शन है 1904 में, सी ऑप्शन है 1905 में, डी ऑप्शन है 1908 में। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से मेरा भाई, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन 1905 ईस्वी में किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है। 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सी लगा देना है। पूछा जाता है स्टूडेंट आप लोगों से, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, तो इसको भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था, तो इसको भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले नौ प्रश्न पर। अगले नौ प्रश्न में लिखा है, कानपुर में विद्रोह का नेता कौन थे? ए ऑप्शन है नाना साहेब, बी ऑप्शन है हजरत महल, सी ऑप्शन है कुंवर सिंह, डी ऑप्शन है शेर शाह। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, कानपुर में विद्रोह का नेता कौन थे? तो कानपुर में विद्रोह का नेता जो थे नाना साहेब जी थे, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। नाना साहब जी थे कानपुर में विद्रोह का नेता, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को लगा देना है। नाना साहेब जी थे कानपुर में विद्रोह का नेता। वो भी बिहार से जो थे कुंवर सिंह जी थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सी लगा देना है। बिहार से कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहेब जी, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले नौ प्रश्न पर। अगले नौ प्रश्न में लिखा है, कम्युनिस्ट मिशन भारत कब आए थे? ए ऑप्शन है 1940 में, बी ऑप्शन है 1942 में, सी ऑप्शन है 1946 में, डी ऑप्शन है 1948 में। तो देखिए, पूछा जा रहा है सर आप लोगों से, कम्युनिस्ट मिशन भारत कब आए थे? तो कम्युनिस्ट मिशन भारत जो आए थे 1946 ईस्वी में आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सी लगा देना है। कम्युनिस्ट मिशन 1946 में भारत आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग को भूलना नहीं है। सी करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले नौ प्रश्न पर। अगले नौ प्रश्न में लिखा है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ए ऑप्शन है 1907 में सूरत अधिवेशन में, बी ऑप्शन है 1903 में मद्रास अधिवेशन में, सी ऑप्शन है 1993 लाहौर अधिवेशन में, डी ऑप्शन है 1977 कोलकाता अधिवेशन में। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का विभाजन, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को लगा देना है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी अगर बात की जाएगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का बात किया जाए तो 1885 में हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इसको भी आप लोग
लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से, बी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन से, सी ऑप्शन है बंगाल विभाजन से, डी ऑप्शन साबरमती आश्रम से। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध जो है खिलाफत आंदोलन से है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को लगा देना है, खिलाफत आंदोलन से है मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को लगा देना है। ये पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आप लोगों को चैट सेक्शन में बताना है। चैट सेक्शन में बताइए आप लोग असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 और 22 में हुआ था, यानी कि 20 से चालू हुआ 22 तक असहयोग आंदोलन चला था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में शुरू हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए ऑप्शन लौह युग की, बी ऑप्शन पाषाण युग की, सी ऑप्शन कांस्य युग की, डी ऑप्शन पूर्व पाषाण युग की। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो देखिए आप लोगों से वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग इस प्रश्नों को मिस मत कीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो देखिए कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता है। कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता यह शहरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है, शहरीय सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, बी ऑप्शन है रावी नदी के किनारे, सी ऑप्शन है ब्यास नदी के किनारे, डी ऑप्शन है भोगवा नदी के किनारे। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग चैट सेक्शन में बताइए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोग चैट सेक्शन में देख रहा हूँ लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। ये बात किया जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो अगर हड़प्पा का बात किया जाए तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे हो जाएगा। अगर पूरा सभ्यता की यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का बात किया जाए तो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। बस हड़प्पा का बात किया जाए तो रावी नदी के किनारे। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। अब पूछा जाता है स्टूडेंट आप लोगों से लोथल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ए ऑप्शन है 12 दिनों तक, बी ऑप्शन है 16 दिनों तक, सी ऑप्शन है 18 दिनों तक, डी ऑप्शन है 20 दिनों तक। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग को लगा देना है, महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन दयाराम साहनी को, बी ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को लगा देना है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी लगा देना है आप लोग को। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग को मिस मत करना है, बहुत इजी प्रश्न है, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा और किसी भी प्रश्न को आप लोग हल्के मत लीजिए। सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए सबको आप लोग याद करते ही चलिए साथ में। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है अशोक किस वंश का शासक था? ए ऑप्शन नंद वंश का, बी ऑप्शन मौर्य वंश का, सी ऑप्शन है गुप्त वंश का, डी ऑप्शन चोल वंश का। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को लगा देना है, मौर्य वंश का शासक था अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से कौन की माँ कौन थी? ए ऑप्शन है कुंती, बी ऑप्शन गंधारी, सी ऑप्शन सत्यवती, डी ऑप्शन है माद्री। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से
कौन की माँ कौन थी? कौन की माँ जो है कुंती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, कौन की माँ कुंती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए, जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जमकर ज़रूर कर दीजिएगा कि आप सब दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके, तो ज़रूर जमकर शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा कि जब भी क्लास होगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का पहुँचे। तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये है मेरा व्हाट्सअप ग्रुप। जिन भी स्टूडेंट इस व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाने से आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा है। वीडियो का लिंक टाइम टू टाइम मिलेगा। क्लास चालू होने से पहले 5 मिनट पहले व्हाट्सअप ग्रुप में वीडियो का लिंक भेजा जाएगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में मेरा अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर स्वयं आप लोग खुद ही व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए कि सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। ज़रूर जुड़ जाइएगा व्हाट्सअप ग्रुप में। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन बिहार में, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में, डी ऑप्शन मेघालय में। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है आलमगीरपुर, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। MBBI प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? ए ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, बी ऑप्शन है गंडक नदी के किनारे, सी ऑप्शन निरंजन नदी के किनारे, डी ऑप्शन है कमला नदी के किनारे। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध का ज्ञान निरंजन नदी के किनारे मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। निरंजन नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। गौतम बुद्ध को निरंजन नदी के किनारे ज्ञान मिला था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है विदिशा, बी ऑप्शन है रायसेन, डी ऑप्शन है सागर, डी ऑप्शन है भोपाल। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप लोग चैट सेक्शन में बताइए सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आप लोग का चैट सेक्शन मैं देख रहा हूँ। तो देखिए, रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को लगा देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए, तो जरूर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था? ए ऑप्शन है 8 वर्ष तक, बी ऑप्शन 10 वर्ष तक, सी ऑप्शन 12 वर्ष तक, डी ऑप्शन 14 वर्ष तक। तो देखिए, पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहे थे? तो देखिए, 14 वर्ष तक इब्न बतूता ने भारत में रुके थे, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को लगा देना है। 14 वर्ष तक भारत में रुके थे इब्न बतूता, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। 14 वर्ष तक इब्न बतूता भारत में रुके थे। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है अल बरूनी ने किताब उल हिंदी की रचना किस भाषा में की है? ए ऑप्शन अरबी भाषा में, बी ऑप्शन फारसी भाषा में, सी ऑप्शन संस्कृत भाषा में, डी ऑप्शन है तमिल भाषा में। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से अल बरूनी ने किताब उल हिंदी की रचना किस भाषा में की है? तो देखिए, अल बरूनी ने किताब उल हिंदी की रचना अरबी भाषा में की है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, अरबी भाषा में अल बरूनी ने किताब उल हिंदी की रचना की है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? ए ऑप्शन 14वीं शताब्दी में, बी ऑप्शन 13वीं शताब्दी में, सी ऑप्शन 11वीं शताब्दी में, डी ऑप्शन 10वीं शताब्दी में। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइए चैट सेक्शन में। अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? तो देखिए, अल बरूनी जो थे 11वीं शताब्दी में भारत आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सी लगा देना है। 11वीं शताब्दी में अल बरूनी ने भारत में आए थे, तो इसको करेक्ट आंसर सी आप लोग को लगा देना है। तो इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है प्रश्न आप लोग के लिए, तो जरूर याद कर लीजिएगा। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? ए ऑप्शन है हड़प्पा में,
ए ऑप्शन है हड़प्पा में, बी ऑप्शन है आलमगीरपुर, सी ऑप्शन है लोथल, डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है। तो देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, सबसे विकसित नगर था मोहनजोदड़ो, जिसे सिंध के बाग से भी नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। तो देखिए पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला है सिंधु सभ्यता में। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को लगा देना है, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। देखिए पूछा जाता है गुरु आप लोगों से, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। ए ऑप्शन जॉन मार्शल ने, बी ऑप्शन आर.डी. बनर्जी ने, सी ऑप्शन एस.आर. राय ने, डी ऑप्शन दयाराम साहनी ने। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से, हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोज यानी कि उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में करवाए थे हड़प्पा सभ्यता का खोज। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए आर.डी. बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे 1922 में। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई थी। ए ऑप्शन लोथल में, बी ऑप्शन कालीबंगा में, सी ऑप्शन धौलावीरा में, डी ऑप्शन रोपड़ में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कुंड कहाँ पाई गई। तो देखिए अग्निकुंड पाई गई कालीबंगा में। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है, कालीबंगा में अग्निकुंड पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है बदशाहनामा किसने लिखा है। ए ऑप्शन है अबुल फजल ने, बी ऑप्शन है अबुल 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 हमीद लाहौरी ने, सी ऑप्शन है निजामुद्दीन अहमद ने, डी ऑप्शन है लियाकत अली ने। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, बदशाहनामा किसने लिखा था। तो देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखे थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी, अब्दुल हजीम लाहौरी ने लिखे थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है औरंगजेब का देहांत हुआ था। ए ऑप्शन है 1857 में, बी ऑप्शन 1907 में, सी ऑप्शन 1707 में, डी ऑप्शन 1990 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, औरंगजेब का देहांत कब हुआ था। तो औरंगजेब का देहांत जो है 1707 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब का देहांत हुआ था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है कमल महल कहाँ अवस्थित है। ए ऑप्शन है हॉपी में, बी ऑप्शन है बीजापुर में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो देखिए कमल महल जो है हॉपी में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, हॉपी में स्थित है कमल महल। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ए करेक्ट आंसर लगा देना है, कमल महल हॉपी में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है विजयनगर की अस्थाई मातृ देवी कौन थी। ए ऑप्शन है पंपा देवी, बी ऑप्शन है महानवमी, सी ऑप्शन लक्ष्मी देवी, डी ऑप्शन है शुभदागी। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, विजयनगर की अस्थाई मातृ देवी कौन थी। तो विजयनगर की अस्थाई जो मातृ देवी थी पंपा देवी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को लगा देना है, पंपा देवी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से, विजयनगर की स्थापना कब हुआ था। तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है आयंगर व्यवस्था संबंधित है। ए ऑप्शन है मुगल साम्राज्य से, बी ऑप्शन है बहुमनी साम्राज्य से, सी ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य से, डी ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत से। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से, आयंगर व्यवस्था संबंधित है। तो आयंगर व्यवस्था संबंधित जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है सी, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है आयंगर व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग को लगा देना है। देखिए पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी
राजधानी जो है हम्पी है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है इब्न बतूता किस देश का यात्री थे? ए ऑप्शन है मिस्र का, बी ऑप्शन तुर्की का, सी ऑप्शन जापान का, डी ऑप्शन मोरक्को का। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो थे मोरक्को देश के निवासी थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा दे रहे हैं, मोरक्को देश के निवासी थे। इब्न बतूता यात्री थे मोरक्को देश का इब्न बतूता। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन 1508 में, बी ऑप्शन 1510 में, सी ऑप्शन है 1512 में, डी ऑप्शन है 1520 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए आप लोगों से हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 30 में ले आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर कर मेरे को बताइएगा। 30 में ले आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर कर बताइएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलने के लिए तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।